हेलो स्टूडेंट। तो जो लास्ट हमारा लेक्चर था उस लेक्चर में हमने ये चीज़ डिस्कस कर ली थी कि रेप्लिकेशन और ट्रांसक्रिप्शन किस किस तरीके से जो है अकर होते हैं। अभी जो मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस का जो सेकंड पार्ट है वो हम डिस्कस करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले देख लेते हैं अपन ऐसे जेनेटिक कोड। अब जो ट्रांसक्रिप्शन के अंदर जो एमआरएनए बना है, ये एमआरएनए जो होता है ये इस तरीके से 5 प्राइम रहेगा, इसके अंदर भी 5 प्राइम एंड रहेंगे और दूसरी साइड में 3 प्राइम रहेगा। 5 प्राइम पे मैंने आपको बताया था कि मिथाइल गुआनोसिन की कैपिंग होती है और इस साइड में जो है यहाँ पे पॉली ए टेल जो है वो लगी रहती है। 3 प्राइम पे पॉली ए टेल जो है वो लगी रहती है और बीच के अंदर जितने भी पार्ट्स हैं ये सारे के सारे अब जो हैं एक्सोन हैं, क्योंकि इंट्रॉन्स को हमने स्प्लाइसिंग के थ्रू हटा दिया है। अब आप देखिए कि इसके अंदर जितने भी आपके ये जो न्यूक्लियोटाइड्स हैं ये सब के सब जो हैं वो 3-3 के सेट में क्या है आपके जेनेटिक कोड का फॉर्मेशन करते हैं। ये 3-3 के सेट में जेनेटिक कोड का फॉर्मेशन करते हैं और इसके लिए देख लेते हैं। इट इज जेनेटिक कोड बेसिकली होता क्या है, द सीक्वेंस ऑफ द न्यूक्लियोटाइड इन दी एमआरएनए। इन एमआरएनए जो है ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि डीएनए के जो सीक्वेंस है उसको हम जेनेटिक कोड नहीं बोलेंगे। यहाँ पे हम एमआरएनए के जो सीक्वेंसेस होती हैं उनको हम जेनेटिक कोड जो है वो बोलते हैं। इसके अंदर क्या आएगा, प्रोटीन सिंथेसिस जो होता है वो ट्रांसलेशन, जो आगे फर्दर एमआरएनए से जो प्रोटीन बनेगा उसको हम देख लेते हैं। तो फ्रांसिस क्रिक ने सेंट्रल डोगमा दिया था, उसके अकॉर्डिंग डीएनए से आपका क्या बनता है, एमआरएनए बनता है और एमआरएनए से फर्दर जाके प्रोटीन बनता है। यानी कि डीएनए के ऊपर प्रेजेंट कोई भी जीन अपने आप को अगर एक्सप्रेस करना होगा तो पहले वो एमआरएनए बनाएगा, एमआरएनए के बाद में वो प्रोटीन बनाएगा। डीएनए से डीएनए जो बनता है उसको हम रेप्लिकेशन बोलते हैं। ये हमने पिछली जो लेक्चर्स था, हमारा लास्ट लेक्चर पार्ट 1 में देख लिया था। और उसके अलावा डीएनए से एमआरएनए जो बनता है उसको हम ट्रांसक्रिप्शन बोलते हैं और क्रिप्शन वाला पार्ट भी हमने लास्ट लेक्चर में देख लिया था। और एमआरएनए से जो प्रोटीन बनेगा इसको हम ट्रांसलेशन बोलते हैं। ये वाला पार्ट जो है इस लेक्चर में देखा जाएगा। तो आपको इतना पता चल गया कि एमआरएनए की जो सीक्वेंसेस होती है वो 3-3 के सेट में और इन जेनेटिक कोड्स का फॉर्मेशन जो है वो करती है। और ये जो 3 का सेट होता है, द सीक्वेंस ऑफ द 3 बेसेस डिटरमाइनिंग ए सिंगल अमीनो एसिड, इन तीनों को ये तीनों मिलके कोड करेंगे किसी एक अमीनो एसिड को, और ये आगे वाले 3 हैं ये किसी और अमीनो एसिड को कोड करेंगे। तो इस तरीके से क्या है कि 3-3 के सेट आगे फर्दर अमीनो एसिड को कोड करते चले जाते हैं इस तरीके से। अब जो है इनके कोड करने से जो ये सीक्वेंस बनती है, ये प्रोटीन बनती है, ये एमआरएनए है और नीचे वाला पार्ट जो है वो प्रोटीन है। हम इसी लेक्चर के अंदर ये चीज़ देखेंगे कि किस तरीके से पूरा काम होता है। ये जो आपको दिखाए गए हैं ये आपको 20 टाइप्स ऑफ अमीनो एसिड जो हैं उनके बारे में आपको बता दिया गया है। ये 20 टाइप ऑफ अमीनो एसिड्स और उनका जो जो सिंबल रहता है बेसिकली वो सिंबल आपको यहाँ पे बता दिया गया है। सिंगल लेटर एब्रिविएशन यहाँ पे नहीं बताया है। सिंगल लेटर एब्रिविएशन जो होते हैं वो आपके 12th के लेवल पे बेसिकली नहीं रहते हैं, तो इसीलिए यहाँ पे जो हमने बताया है ये आप इनके जो शॉर्ट फॉर्म्स रहती हैं, ALA मतलब एलिजिन, ARG मतलब आर्जिनिन, ASN मतलब एस्परजिन, है ना, एस्पर्टिक एसिड, ल्यूसीन, आइसोल्यूसिन, और ये सारे जो हैं ये 20 टाइप्स ऑफ अमीनो एसिड्स होते हैं और 20 टाइप्स ऑफ अमीनो एसिड्स जो है वो यहाँ पे बता दिए गए हैं। आपको इतना ध्यान में रहना चाहिए कि ये जो 20 टाइप ऑफ अमीनो एसिड्स हैं इनके लिए टोटल 64 कोडोन्स जो हैं वो असाइन रहते हैं। इन 64 कोडोन्स के अंदर 3 कोडोन जो हैं वो स्टॉप कोडोन होते हैं, यानी कि वो किसी भी 20 में से किसी भी अमीनो एसिड को कोड नहीं करते हैं। और जो बाकी बच गए आपके 61 वो टोटल मिला के 20 अमीनो एसिड्स को कोड करेंगे, जिसकी जो पूरी टेबल है वो यहाँ पे बनी हुई है। आप इस टेबल के अंदर देखिए, ये फर्स्ट लेटर है कोड का, ये सेकंड लेटर है और ये थर्ड लेटर है। आप देखिए कि जैसे यू है, यहाँ से यू ले लिया और थर्ड लेटर यहाँ से यू ले लिया, तो फर्स्ट कोडोन आपका ये बन गया यू 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 यू। जो कोडोन होता है आपका वो क्या करता है, फिनाइल एलेनिन को कोड करता है। उसी तरीके से यहाँ पे आप इसका यू ले लो, यहाँ पे सी ले लो, यहाँ पे यू ले लो, तो ये सेरिन को कोड करेगा, ये टायरोसिन को कोड करेगा, ये इसको कोड करेगा। जो आपके जो फर्स्ट जो लेटर होता है आपका वो जनरली ए, यू और जी होता है ना, ए, यू और जी। तो उस केस में देखिए कि ए, यू, जी ये रहा कोडोन, ये फर्स्ट कोडोन होता है और ये आपका मेथियोनिन को कोड करता है। यानी कि किसी भी सीरीज के अंदर जब प्रोटीन बनेगा तो उस प्रोटीन की चेन के अंदर जो सबसे पहले अमीनो एसिड आके अटैच होगा वो कौन सा होगा आपका, ए, यू, जी कोड के ऊपर बनने वाला कौन सा, मिथियोनिन अमीनो एसिड जो होता है वो आके यहाँ पे ऐड होता है।
बाकी फिर आगे दूसरे तरीके से होते रहते हैं। एंड में स्टॉप कोडॉन आ जाता है जिसका कोई भी अमीनो एसिड नहीं रहता। स्टॉप कोडॉन्स जो होते हैं यूएए, यूएजी और यूजीए, ये क्या होते हैं आपके स्टॉप कोडॉन, स्टॉप कोडॉन और स्टॉप कोडॉन, यानी कि ये किसी भी अमीनो एसिड को कोड नहीं करेंगे। और इनकी जैसे ही ये कोडॉन सीरीज में आ जाते हैं एमआरएनए पे, ट्रांसलेशन का प्रोसेस है वहीं पे ही स्टॉप हो जाता है। और बाकी जो है आपके यहाँ पे बताए गए हैं, आपको इनमें ध्यान में रखना चाहिए। देखिए कि इतने सारे कोड मिलके ल्यूसीन को कोड कर रहे हैं, ये दोनों कोड भी ल्यूसीन को कोड कर रहे हैं, यानी कि एक अमीनो एसिड जो है वो एक से ज्यादा कोड से क्या होता है, कोड किया जा सकता है। उसके अलावा क्या रहता है, पर ऐसा कभी नहीं होगा कि यू 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 फिनाइल एलेनिन को कोड कर रहा है और यू 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 फर्दर आके किसी दूसरे अमीनो एसिड को भी कोड कर रहा है। ये प्रोसेस जो होता है ये नहीं होता। एक कोड जो होता है वो सिर्फ एक ही अमीनो एसिड को कोड करता है, ठीक है ना। लेकिन एक अमीनो एसिड जो होगा वो कई तरह के कोडोन से कोड हो सकता है। तो ये जो प्रोसेस रहता है आपका, ये टेबल बनाई गई है जेनेटिक कोड की और ये आपको बता दिया है। नेक्स्ट जो आता है, इनकी हम प्रॉपर्टीज देख लेते हैं एक एक करके कि किस तरीके से कोडोन्स होते हैं वो काम में आते हैं। जेनेटिक कोड्स में कितने कितने नंबर ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स थे, 3 थे, यानी कि 3 लेटर के कोड होते हैं। 61 कोडोन्स जो है अमीनो एसिड्स, वो 3 कोडोन्स यानी कि यूए, यूएजी और यूजीए, ये कोई भी प्रोटीन को कोड, अमीनो एसिड को कोड नहीं करते, इसीलिए इनको हम स्टॉप कोडोन्स बोलते हैं, टर्मिनेशन कोडोन बोलते हैं या फिर नॉनसेंस कोडोन बोलते हैं, क्योंकि इनके लिए कोई भी टीआरएनए अवेलेबल नहीं होता। एयूजी कोडोन मैंने बताया था मिथ्योनिन को कोड करेगा, और ये इनिशिएटर कोडोन यानी कि स्टार्टिंग कोडोन होता है, और ये स्टार्ट करता है आपके इसको यूकैरियोट में एयूजी मिथ्योनिन को कोड करेगा, वहीं प्रोकैरियोट के केस में ये फॉर्मेलिन मिथ्योनिन को कोड करेगा। अमीनो एसिड जो होते हैं मैनी कोडोन से कोड किए जा सकते हैं एक्सेप्ट द एयूजी मिथ्योनिन और यूजीजी ट्रिप्टोफैन, यानी कि इनके लिए कोड है डीजनरेसी ऑफ द कोड, यानी कि जो मैंने आपको बताई थी एक अमीनो एसिड के लिए बहुत सारे कोडोन हो सकते हैं, और वो जो बनाया इस प्रोसेस को हम बोलते हैं डीजनरेसी ऑफ द कोडोन्स। अब देखिए ये ट्रिपलेट कोडोन है, ये ट्रिपलेट कोडोन है, इसी तरीके से जो है ट्रिपलेट कोडोन आते चले जाएंगे। पहला कोडोन एयूजी होगा यानी कि जो मिथ्योनिन को कोड करेगा, स्टार्टिंग कोडोन, और फिर यूए आ जाएगा, और यूए हमने देखा था इन स्टॉप कोडोन में से ये रहा यूए, तो ये क्या है स्टॉप कोडोन, यानी कि यहाँ पे आके आपका ट्रांसलेशन का प्रोसेस है वो स्टॉप हो जाता है। तो इन प्रॉपर्टीज में से ही आपको क्वेश्चन पूछते हैं स्टॉप कोडोन्स कौन कौन से हैं और आपको ध्यान में रहने चाहिए, और स्टार्टिंग कोडोन जो है यानी कि इनिशिएटर कोडोन जो है एयूजी, वो भी आपको ध्यान में रहना चाहिए। उसके बाद में आप देखिए कि जेनेटिक कोड एंड देयर फीचर्स, इसी को कंटिन्यू कर लेते हैं। इनके बीच में नो पंचुएशन, इनके बीच में कोई भी कोमा नहीं आती, यानी कंटिन्यूटी में रहते हैं। जैसे ए यू जी, फिर बीच में ऐसे नहीं कि यू को छोड़ दो, यू को कंटिन्यू लेना है, यानी कि फर्स्ट कोडोन है ए यू जी, सेकेंड कोडोन होगा यू ए सी, और दूसरा आता है आपका कि डी जनरेसी। जेनेटिक कोड से यूनिवर्सल, यूनिवर्सल का मतलब है कि सभी एनिमल्स में, काउ में, आपके ह्यूमन में, डॉग में, इन सब के अंदर आपको जो कोड मिलेगा वो यूनिवर्सल होता है, यानी कि बैक्टीरिया से लेके ह्यूमन के अंदर यू 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 कोड है वो फिनाइल एलेनिन को ही कोड करता है। उसके बाद में माइटोकॉन्ड्रियल कोडोन थोड़े से डिफर हो सकते हैं क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया ऑटोनोमस ऑर्गन्स रहते हैं। जेनेटिक कोड जो है वो नॉन ओवरलैपिंग होता है, यानी कि जो ए यू जी, यानी कि ये 3 लेटर फर्स्ट कोडोन के अंदर काउंट हो गए ए यू जी, तो बाकी जो होगा ना वो ऐसे नहीं बन सकता कि यू जी यू बना दिया आपने ये, और या फिर जी यू ए बना दिया, ये चीज जो है ओवरलैपिंग कोडोन जो है ये नहीं होते, ये पॉसिबल नहीं है। तो इसीलिए क्या होता है कि ओवरलैपिंग कोडोन जो होते हैं वो पॉसिबल नहीं होते, और इसमें आपको इतना याद नहीं, इनके बीच में कोई कॉमा नहीं होती। ये ओवरलैपिंग कोडोन जो होते हैं यानी कि ये वाला कोडोन और ये वाला कोडोन, तो जैसे मान लीजिए कि जी यू एक कोडोन बन गया तो दूसरा कोडोन है यू ए सी नहीं बनेगा, दूसरा कोडोन सी जी यू से स्टार्ट होगा। तो अल्टीमेटली क्या है, ये नॉन ओवरलैपिंग होते हैं, अनएम्बिगुअस और स्पेसिफिक होते हैं, यानी कि एक कोडोन जो है वो एक ही अमीनो एसिड को कोड करेगा, इनके बीच में कोई भी कोमा नहीं होती। तो इस तरीके से ये प्रॉपर्टीज आपको बता दी गई हैं। इन्हीं प्रॉपर्टीज में से ही कुछ क्वेश्चन आते हैं, नाम आ जाता है और आपको पूछ लेते हैं कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए प्रॉपर्टी ऑफ द जेनेटिक कोड। अब आप देखिए म्यूटेशंस कैसे होंगे। म्यूटेशन होते हैं कि जैसे डीएनए की सीक्वेंस है ये अगर चेंज हो जाती है तो एमआरएनए की सीक्वेंस भी क्या होगी, चेंज हो जाएगी। तो आप देखिए यहाँ पे आपको एमआरएनए की सीक्वेंस बताई गई है, तो ये सेट है, दूसरा एक 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 ये है, ठीक है ना, एक ये बताया है आपको, दूसरा कोड ये है, तीसरा ये है, फोर्थ ये है, फिफ्थ, सिक्स, सेवंथ, इस तरीके से। अब आप देखिए जो आपका 1 2 3 4 फिफ्थ कोड के अंदर यहाँ पे क्या हुआ, एक बेस आपने यहाँ पे इंसर्ट कर दिया ऐसे करके इसी जगह पे, ठीक है ना।
तो उस केस में जो जो नॉर्मल सीक्वेंस है वो आपकी मिडिल वाली सीक्वेंस दिखाई गई है, ये वाली। इसके अंदर ये है, ये है, ये है, ये है और ACG है। अब आपने क्या किया, यहाँ AC से जस्ट पहले आपने एक G जो है यहाँ पे इंसर्ट करवा दिया, तो जो है GAC कोड हो गया। तो जो पहले कोड ACG था वो अब क्या हो चुका है, GAC हो गया। और ये आगे वाले जितने कोडोन थे GUA AC, इस सब के सब जो है चेंज हो गए। देखो UAC जो है इसमें बदल गया, है ना, CGU का GUA हो गया, आगे आगे तक जो है चेंज होते चले गए। तो अल्टीमेटली क्या है कि आपने देखा कि कोडोन्स वगैरह जो रहते हैं वो क्या होते हैं, फ्रेम शिफ्ट हो जाती है पूरी की पूरी। तो ये फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन है। इसका मतलब है इसके अंदर कब होगा, जब या तो सिंगल बेस को इंसर्ट करा दो या सिंगल बेस को डिलीट करा दो, यानी कि ए को डिलीट करा दो, तो डिलीशन ऑफ सिंगल बेस। तो उस केस में भी जो पहले ACG बन रहा था वो CGU बन जाएगा, ये रहा यहाँ पे ऐसे। तो आगे के जितने भी होंगे सबके सब चेंज हो जाएंगे। तो ये रीडिंग फ्रेम चेंज हो जाएगी, यहाँ भी रीडिंग फ्रेम चेंज हो जाएगी। तो इसी को ही हम क्या बोलते हैं, फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन बोलते हैं। ये इंपॉर्टेंट म्यूटेशंस के पार्ट में आता है। उसके बाद में आता है कि कौन कौन से RNA जो है वो आपके सेल में प्रेजेंट रहते हैं, उनके डिफरेंट फंक्शंस क्या क्या हैं। तो सबसे पहले मैंने आपको बताया था कि 12th लेवल के ऊपर इतने तरह के RNA जो है नहीं माने जाते, सिर्फ आपको mRNA, tRNA और rRNA जो है वो आपको ध्यान में रखना है। नाइट्रोजिनस बेसिस वाला mRNA हमने अभी बनाया था, जिसकी कैपिंग टेलिंग हुई थी और स्प्लाइसिंग का प्रोसेस होके मैच्योर mRNA बन गया था। तो इसके अंदर क्या होगा, आपके न्यूक्लियोटाइड्स का जो है एक पूरा न्यूक्लियोटाइड बेसिस का क्या होगा, एक सीरीज होगी। वो सीरीज जो है फिर बाद में प्रोटीन को कोड करेगी, जेनेटिक कोड्स का फॉर्मेशन करेगी। अब आपको जो है राइबोसोमल RNA है, ये राइबोसोम्स की यूनिट जो होती है आपकी, लार्ज यूनिट और स्मॉल यूनिट उन दोनों के साथ में एसोसिएटेड रहते हैं। और फिर आता है आपका tRNA जो होता है उसकी 3 आर्म्स रहती हैं, ये वाली आर्म, ये और नीचे वाली और ऊपर वाली। तो ये जो आर्म्स रहती हैं इनको हम पढ़ेंगे अभी नेक्स्ट स्लाइड के अंदर। ये काम करता है कि अमीनो एसिड्स को लोड करके और बाद में mRNA के ऊपर लैंडिंग करवाता है। तो इस चीज को हम जो है एक एक करके देख लेंगे। तो यहाँ पे आप tRNA की स्ट्रक्चर देख लीजिए, जो मैं आपको बता रहा था कि tRNA के अंदर जो है बेसिकली ऊपर वाला लूप, ये वाली आर्म, ये T-साइसी लूप है, ये DHU लूप है और ये एंटीकोडोन लूप है। तो एंटीकोडोन लूप जो होगा आपका वो तो क्या करेगा, एंटीकोडोन लूप जो है ये वाला, यहाँ पे mRNA के रेस्पेक्ट में एंटीकोडोन्स होते हैं। जैसे मान लीजिए कि ये mRNA है और mRNA के ऊपर यहाँ पे ऐसे लिखा हुआ है A और A, mRNA के अंदर ये लिखा हुआ है। तो ये है आपका tRNA, तो A की पेयरिंग U से होती है, तो जो tRNA आएगा वो tRNA के अंदर यहाँ पे क्या लिखा रहेगा, U। यानी कि जो mRNA है उनके एंटीकोडोन्स आपको कहाँ पे मिलेंगे, एंटीकोडोन लूप के ऊपर मिलेंगे। अब देख लेते हैं कि एक्सेप्टर आर्म का क्या फंक्शन है। जो U जो कोड है, यानी कि AA जो कोड है, उसके रेस्पेक्ट में जो अमीनो एसिड है आपका, जो हमने उस टेबल के अंदर देखा था, जो 64 कोडोन्स की टेबल थी उसके अंदर जो देखा था, तो उसके उस कोड के रेस्पेक्ट में अमीनो एसिड को यहाँ पे लोड करेगा और लेड करा के बाद में जो है प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्प करेगा। तो अमीनो एसिड जो होता है वो आपके इस पार्ट में आके जुड़ता है। नेक्स्ट जो आता है वो आता है डी आर्म या DHU लूप। ये लूप का मेन फंक्शन होता है रिकॉग्निशन का, ये रिकॉग्निशन का काम करता है। और T-साइसी लूप जो होती है ये काम क्या करता है, ये एज ए स्पेशल रिकॉग्नाइजेशन एक्ट की तरह काम करती है, tRNA राइबोसोम्स, प्रोटीन सिंथेसिस और द ट्रांसलेशन। तो इसके अंदर क्या है, स्पेशल रिकॉग्नाइजेशन साइट की तरह काम में करेगी। इसका काम भी रिकॉग्नाइजेशन होता है, यहाँ पे करेक्ट अमीनो एसिड बैठा है या नहीं बैठा, उसके अलावा आपके mRNA को भी रिकॉग्नाइज करने के काम में। तो इस तरीके से क्या है कि ये सारे कोड जो है वो काम में आते हैं। एंटीकोडोन लूप मैंने आपको बता दिया था कि जो mRNA के कोड रहेंगे उनके एंटी कोड आपको इस वाले कोडोन के ऊपर मिलेंगे। इस तरीके से ये पूरा प्रोसेस जो है वो होता है। tRNA जो होता है इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। सबसे पहला जो प्रोटीन सिंथेसिस स्टार्ट होता है वो tRNA से ही स्टार्ट होगा। तो सबसे पहले आप देख लीजिए आगे ट्रांसलेशन जो रहता है, यानी कि mRNA को आप ले लोगे, ये जो पूरी लाइन दिख रही है आपको ये mRNA है। mRNA के अंदर क्या होगा, इन कोड को देख देख के, जैसे कि मान लीजिए कि ये जो कोडोन्स हैं आपके, है ना, इन कोडोन्स को देख देख के फर्स्ट कोडोन ये है, सेकंड कोडोन ये है, थर्ड कोडोन ये है, फिफ्थ कोडोन, ऐसे करते करते क्या है कि 3-3 के सेट में इन कोडोन्स को देख के और आप क्या करेंगे कि यहाँ पे इस तरीके से और प्रोटीन सिंथेसिस करते चले जाएंगे। ये अमीनो एसिड्स आ रहे हैं, देखो, एलेनिन, सेरिन, ग्लाइसिन, ल्यूसीन, सेरिन, टायरोसिन, ल्यूसीन, ग्लाइसिन, इस तरीके से अमीनो एसिड आते हैं और नए अमीनो एसिड आगे की तरफ इस जगह पे आते चले जाते हैं। तो अब क्या होता है कि जो प्रोटीन सिंथेसिस होता है वो आपका
राइबोसोम्स के साथ में होता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे होता है। तो एमआरएनए जो बना था आपका न्यूक्लियस के अंदर, वो ट्रेवल करके चला जाता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे, और वहां पे आपको क्या मिलते हैं, ढेर सारे राइबोसोम्स मिलते हैं रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे। तो उन्हीं के साथ में एसोसिएटेड होके राइबोसोम्स की लार्ज यूनिट और राइबोसोम की स्मॉल यूनिट जो होती है वो बाइंड हो जाती है किससे, एमआरएनए से, और लार्ज यूनिट जो होती है वो आपकी स्पेसियस रहती है, खाली स्पेस प्रोवाइड करवाती है। अब इसके अंदर देखिए, जो लार्ज यूनिट है आपकी, मान लीजिए कि ये लार्ज यूनिट है, इसके अंदर आपको 3 तरह की साइड जो है वो मिलेगी। इसके अंदर क्या रहता है, ये रहता है ए साइट, फिर पी साइट और फिर ई साइट। तो ए साइट, पी साइट और ई साइट जो होता है वो तीनों यहाँ पे प्रेजेंट रहती है। जो नया अमीनो एसिड आता है वो आपका ए साइट पे आएगा, और एग्जिट जो होगा वो आपका ई वाली साइड से होगा, यानी कि एग्जिट हो जाएगा ऐसे। यानी कि ये जो देखो, ये जो टी आर ने यहाँ पे लैंड करा के इसको, और यहाँ से एग्जिट हो गया, तो ये एग्जिट साइट है। ये आपकी जो है पी साइट है, ये ए साइट है। तो ए फर्स्ट अमीनो एसिड जो आता है, चूंकि ए साइड उस टाइम में खाली रहती है, इसीलिए डायरेक्ट वो पी साइट के ऊपर ही आता है ना, क्योंकि पी साइट उसको खाली मिलती है। नेक्स्ट जो आएगा, आप पी साइट आपकी एकदम ऑक्यूपाइड है, तो इसलिए ए साइड पे आएगा। फिर इन दोनों के बीच में बॉन्डिंग हो जाएगी, जैसे ये बॉन्डिंग हो रही है, ऐसे पेप्टाइड बॉन्डिंग हो रही है। फिर ये शिफ्ट करेगा, ये यहाँ से शिफ्ट करेगा, ये वाली साइड खाली हो जाएगी, और ये वाला जो टी आर एन है ये यहाँ से ट्रांसफर हो जाएगा, चला जाएगा। तो इस तरीके से क्या है कि ये पूरा प्रोसेस होता है। इसके अंदर 3 साइड मिलती है आपको, आना और फिर यहाँ पे बैठना और उसके बाद में एग्जिट हो जाना। तो ये रहता है पूरा polymerization of the amino acid to form the polypeptide based on the sequences of the codon of the mRNA। अब आता है इट टेक प्लेस इन द राइबोसोम्स। राइबोसोम्स हमको रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे मिलेंगे। राइबोसोम्स की बड़ी यूनिट होती है, लार्ज सब यूनिट और स्मॉल सब यूनिट होती है ना, और कैटलिस्ट की तरह भी काम करता है। 23S जो होता है एंजाइम, राइबोजाइम की तरह। फॉर्मेशन ऑफ द पेप्टाइड बॉन्ड जो होता है इसके अंदर भी क्या है, ये लार्ज सब यूनिट के ऊपर, यानी कि जो लार्ज सब यूनिट होती है वो एक अमीनो एसिड और दूसरे अमीनो एसिड के बीच में ये जो पेप्टाइड बॉन्ड बने हुए हैं, इनको क्या है बनाने में हेल्प करती है, पेप्टाइडल ये रहता है। तो ये आपका इनिशियल पार्ट था, जिसके अंदर आपको ये पता चल गया कि एमआरएनए जो है वो कैसे जाके अरेंज होता है, इन पे कौन कौन सी साइड जो है वो प्रेजेंट रहती है यहाँ पे। तो ए साइड, पी साइड और ई साइड जो है बेसिकली प्रेजेंट रहती है। अब आगे का प्रोसेस देखिए कि इसके अंदर कौन कौन से स्टेप्स हैं। पहला स्टेप होगा आपका चार्जिंग ऑफ द टीआरएनए, यानी कि टीआरएनए के ऊपर रेस्पेक्टिव अमीनो एसिड जो है वो लोड होना चाहिए, लोडिंग ऑफ द टीआरएनए भी बोलते हैं इसको। दूसरा आता है इनिशिएशन। इनिशिएशन का मतलब है कि जो एयूजी कोडोन होता है स्टार्टिंग वाला, वो यहाँ पे आना चाहिए। एयूजी जैसे ही आएगा उसके बाद मिथियोनिन अमीनो एसिड आ जाएगा और स्टार्ट हो जाएगा। इलोंगेशन, इलोंगेशन का मतलब है कि एक की चैन बनेगी ऐसे लंबी लंबी, उसके बाद होता है एंड में टर्मिनेशन, यानी कि एंड में जब स्टॉप कोडोन आ जाता है तो उस केस में ये पूरा प्रोसेस रुक जाता है। अब आप देखिए ट्रांसलेशन में चार्जिंग ऑफ द टीआरएनए। चार्जिंग में क्या होगा कि जो एक खाली टीआरएनए है और इस टीआरएनए के अंदर नीचे एंटी कोडोन लूप है, इधर टी साइसी लूप और डीएचयू लूप है। अब यहाँ पे एक अमीनो एसिड, एक एंजाइम आता है अमीनो एसाइल टीआरएनए सिंथेज। ये एंजाइम जो होगा आपका, ये एंजाइम और ये एंजाइम जो होगा ये क्या करेगा कि अमीनो एसाइल टीआरएनए सिंथेज, यानी कि टीआरएनए के ऊपर और जो इसका एंड है उस एंड के ऊपर क्या करेगा, 3 प्राइम एंड के ऊपर आपको बॉन्ड बना के और उसके अंदर टीआरएनए को लोड कर देगा। ठीक है ना, इसके ऊपर अमीनो एसिड को लोड कर देगा, 3 प्राइम साइड के ऊपर यहाँ पे अमीनो एसिड को लोड कर देगा। तो ये लोड कर दिया, ये देखिए अमीनो एसाइड टीआरएनए सिंथेज, ये इसका नाम होता है। फॉर्मेशन ऑफ द पेप्टाइड बॉन्ड नीड एनर्जी, एनर्जी रहती है। फॉर दिस अमीनो एसिड्स आर द एक्टिवेटेड, है ना, अमीनो एसिड के साथ में एटीपी साथ में अटैच होकर आती है और उसके बाद में अमीनो एसाइल टीआरएनए सिंथेज होता है और टीआरएनए जो है वो चार्ज हो जाता है, बिल्कुल। और चार्ज होने के बाद में ये टीआरएनए जो है आगे जाता है आपके इन साइट्स के ऊपर। मैंने आपको साइट बताई थी, ए साइट, पी साइट और ई साइट। लार्ज सब यूनिट के ऊपर ये आपका एमआरएनए है और इसके ऊपर कौन कौन सी साइट है, ए साइट है, ये रही ए साइट, उसके बाद में पी साइट है, उसके बाद में ई साइट है, एग्जिट साइट है। तो ए का मतलब होता है आना, पी का मतलब होता है वहां पे थोड़ी देर के लिए बैठना और फिर बाद में, और ई का मतलब होता है एग्जिट हो जाना। तो स्मॉल सब यूनिट नीचे की तरफ है जिससे एमआरएनए जुड़ा हुआ है, लार्ज सब यूनिट है जो कि पेप्टाइडल फॉर्मेशन में हेल्प करता है। तो सबसे फर्स्ट अमीनो एसिड जो आया है, देखो आरएनए, ये आरएनए लेके आया है इसको। तो एयूजी कोडोन जो होता है उसके ऊपर ये जो टीआरएनए है ये इसको लेके आ गया, मिथियोनिन को आ गया। अब आगे, अब ये क्या होगा, डायरेक्ट फर्स्ट अमीनो एसिड मैंने बताया था आपको पी साइड पे आता है क्योंकि यहीं पे इसकी स्टार्टिंग होती है। अब ए साइड जो है अवेलेबल है, तो ए साइड के ऊपर ACA का एंटी कोडोन वाला जो टीआरएनए होगा वो यहाँ पे आ जाएगा। तो इसके अंदर देखिए क्या क्या लिख रखा है, लार्ज सब यूनिट कंसिस्ट ऑफ द अमीनो, ए साइट होती है अमीनो एसाइड
टीआरएनए बाइंडिंग साइट होती है ए साइट, पेप्टाइडल साइट होती है पी साइट, और उसके बाद में आपकी साइट होती है एक और रिकॉग्नाइज स्टार्ट कोडॉन ए, है ना, पेप्टाइडल साइट रहती है और ये रहती है ई साइट का मतलब है आपका एग्जिट पॉइंट। तो इस तरीके से क्या है कि इसमें जो साइट प्रेजेंट्स रहती है और ये साइट जो होंगी आपकी वो ऐसे करती। अब आप इसके आगे देखिए, अब जैसे मान लें कि फर्स्ट अमीनो एसिड है आपका AUG यानी कि मिथ्योनिन है, वो इस वाली पी साइट के ऊपर आ गया था, तो यहाँ पे ये मिथ्योनिन जो है इस साइट पे आ गया बीच पे। अब ए साइट के ऊपर नेक्स्ट कोडोन जो था उसका एंटी कोडोन वाला टीआरएनए आएगा और ये थ्रियोनिन का है मान लीजिए। तो अब मिथ्योनिन और थ्रियोनिन के बीच में यहाँ पे जो है पेप्टाइड बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाएगा। इसमें जो एंजाइम काम में आएगा वो कौन सा आएगा, पेप्टाइडल ट्रांसफरेज। तो ये जैसे ही एक दूसरे से बाइंड होंगे, है ना, और फिर ये जो होगा ये वाला जो है यहाँ से हट जाएगा और मिथ्योनिन और थ्रियोनिन की इस तरह से सीरीज बन जाएगी। तो मिथ्योनिन से थ्रियोनिन, थ्रियोनिन से ये पूरी की पूरी सीरीज बन जाएगी और APE यहाँ से यहाँ पे, यहाँ से यहाँ पे ऐसे जंप करते हुए और ये पूरी जो है सिंथेसाइज जो है वो हो जाएगी। सेकंड अमीनो एसिड टीआरएनए बाइंड टू द ए साइट, सेकंड जो होता है वो ए साइड से बाइंड करता है, फर्स्ट जो होता है वो पी साइड से आता है। अब उसके बाद में पेप्टाइड बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा, पेप्टाइडल ट्रांसफरेज का, है ना। फर्स्ट अमीनो एसिड जो होता है वो बाद में ब्रोक हो जाता है, यानी कि वो टीआरएनए फ्री हो जाएगा, जो लोडिंग हुई थी टीआरएनए के ऊपर वो अनलोड हो जाएगा और उसके बाद में वो नेक्स्ट के लिए। अब रिपीटेटिव फॉर द कोडोन्स इन द एमआरएनए ड्यूरिंग द ट्रांसलेशन राइबोसोम्स मूव फ्रॉम कोडोन टू कोडोन। जो राइबोसोम्स की ये पूरी सब यूनिट रहती है, ये एक बार मान लो यहाँ थी, फिर आगे आ गई, 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 अनटिल और अनलेस जो आपके स्टॉप कोडोन्स आते हैं तब तक क्या है कि इस तरह से मूव करते हुए चले जाएंगे। तो ये था आपका कौन सा, ट्रांसलेशन के इलोंगेशन वाला पार्ट। अब हम इसके आगे देख लेते हैं कि टर्मिनेशन कैसे होगा। तो टर्मिनेशन कब होगा, देखिए ये लास्ट जो है प्रोलीन आया था आपके पी साइट के ऊपर, अब जो है ए साइट के ऊपर नेक्स्ट अमीनो एसिड आना चाहिए, लेकिन यहाँ पे जो कोड है वो है UAA। UAA कोड है वो एक स्टॉप कोडोन है और स्टॉप कोडोन के लिए कोई भी चार्ज टीआरएनए अवेलेबल नहीं होता। स्टॉप कोडोन के लिए कोई भी चार्ज टीआरएनए है वो अवेलेबल नहीं होगा। इसीलिए क्या है कि यहाँ पे आप देखेंगे कि कोई टीआरएनए अवेलेबल नहीं है तो ये इधर जंप करेगा, जंप करते ही पूरी सीरीज जो है रिलीज हो जाएगी, असेंबली जो है वो पूरी की पूरी डिसोसिएट हो जाएगी। इस तरीके से क्या है कि राइबोसोम डिसोसिएट हो जाते हैं लार्ज और स्मॉल सब यूनिट के अंदर, स्टॉप कोडोन के आते ही सब कुछ जो है वो बंद हो जाता है। तो अल्टीमेटली इस तरीके से टर्मिनेशन का प्रोसेस है वो हो जाता है। इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट कौन कौन से हैं, राइबोसोम्स का वो ग्रुप जो कि एमआरएनए के साथ में, जैसे मान लो ये एक एमआरएनए है, उसके साथ में यहाँ भी राइबोसोम है, ये भी राइबोसोम है, ये भी राइबोसोम है, ये भी राइबोसोम्स है, ये भी राइबोसोम्स है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, पॉलीराइबोसोम्स। तो पॉलीराइबोसोम्स या फिर पॉलीसोम्स होते हैं, ये बनते हैं आपके एमआरएनए ट्रांसलेशन में। एमआरएनए जो है उसके एडिशनल सीक्वेंसेस भी होती है, अनट्रांसलेटेड रीजन्स होते हैं, है ना, और ये वो 5 प्राइम एंड में होते हैं और 3 प्राइम एंड में भी होते हैं और दे आर रिक्वायर्ड फॉर द एफिशिएंट ट्रांसलेशन प्रोसेस। यानी कि आगे का जो पार्ट रहता है अनट्रांसलेटेड रीजन 3 प्राइम यूटीआर्स और 5 प्राइम यूटीआर्स, ये जो है आपके पार्ट्स रहते हैं। ये ठीक तरह से जैसे कि एरोप्लेन लैंड करती है तो जरूरी नहीं कि उसका जो है आप रनवे जो है बिल्कुल स्टार्टिंग से एंड तक ही बनाए, थोड़ा सा आगे एक्स्ट्रा बना दिया जाता है और थोड़ा सा पहले एक्स्ट्रा बना दिया जाता है। तो वैसे ही क्या होता है, ये जो आपका जब टीआरएनए की असेंबली लैंड करेगी यहाँ पे, तो उस केस के अंदर 5 प्राइम यूटीआर जो है वो ये रहते हैं, उसके बाद में यहाँ से होते हुए आगे चले जाते हैं। नेक्स्ट जो आता है आपका वो, तो इस तरीके से क्या है कि ये पूरी की पूरी ट्रांसलेशन जो है वो पूरा का पूरा आकर होता है और इसके अंदर आपने देख लिया कि कैसे कैसे टीआरएनए की चार्जिंग होगी, उसके बाद में इनिशिएशन होगा, उसके बाद में इलोंगेशन होगा और फिर बाद में टर्मिनलाइजेशन होगा। तो इस तरीके से जो है आपका पूरा सेट हो जाता है। और अब तक जो पिक्चर है पूरी वो ये है कि डीएनए के ऊपर जो जीन्स होते हैं वो बाद में एचएनआरएनए बनाएंगे, इसकी स्प्लाइसिंग होगी तो एमआरएनए बनेगा। एमआरएनए न्यूक्लियस से बाहर आ जाता है और कहाँ पे आ जाता है, ये न्यूक्लियस है, एमआरएनए न्यूक्लियस से बाहर आ जाता है आपके एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे और फिर प्रोटीन का फॉर्मेशन करता है आपके ट्रांसलेशन लेवल पे। तो आप कोई भी जीन को कंट्रोल करना है तो आप इन लेवल पे कंट्रोल कर सकते हैं। पहले ट्रांसक्रिप्शन लेवल पे जब डीएनए से एमआरएनए बनना था उसी टाइम कंट्रोल कर लो, उसके बाद में प्रोसेसिंग लेवल पे कंट्रोल कर लो, उसके बाद में एमआरएनए जब अंदर से बाहर आ रहा है उस टाइम उसको स्टॉप कर दो, या फिर ट्रांसलेशन लेवल के ऊपर आप उसको कंट्रोल कर सकते हो। तो अब हम जो पढ़ेंगे रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन के ऊपर, वो जो कॉन्सेप्ट था लैकोपेरोन का एग्जांपल, आपने जो वेरी फेमस एग्जांपल आपने सुना होगा, वो सबसे पहले दिया था किसने, आपके लैकोपेरोन ने दिया था, जैकोब एंड मोनार्ड ने। तो जैकब और मोनार्ड जो थे वो उन्होंने क्या है, सबसे पहले आपका कॉन्सेप्ट, फ्रांसिस जैकब एंड जैकस मोनार्ड, इन्होंने जो है सबसे पहले दिया था
आपका लैक्टोज मेटाबॉलिज्म से रिलेटेड, और इस लैकोपेरॉन को हम पढ़ेंगे। तो लैकोपेरॉन जो रहता है वो इस तरीके से रहता है। इसके अंदर एक स्टार्टिंग जो सीक्वेंस रहती है प्रोमोटर की सीक्वेंस है, ये रहती है आपके आई जीन्स होता है, इनिबिटर यानी कि रिप्रेसर का सिंथेसिस कंटिन्यूअसली करता रहता है। प्रमोटर जो होता है ये है, और ऑपरेटर होता है। ऑपरेटर वो सीक्वेंस होती है जहां से आके रिप्रेसर जो होता है वो बाइंड हो जाता है, और जब ये रिप्रेसर बाइंड हो जाएगा तो इसका मतलब है इसके आगे की तरफ जब यहाँ पे है ना आरएनए पॉलीमरेज जुड़ेगा तो आगे की तरफ एमआरएनए का सिंथेसिस नहीं होगा, तो अल्टीमेटली ये रोक लेता है इसको, है ना। तो नॉर्मल स्टेज के अंदर इन एब्सेंस ऑफ इंड्यूसर, तो जब कोई इंड्यूसर आपका नहीं आ रहा है तो उस केस में क्या होगा, ये जो आई जीन है ये कंटिन्यूसली सिंथेसाइज करता है रिप्रेसर को, और ये जाके बाइंड हो जाता है ऑपरेटर के साथ में। और जब ये ऑपरेटर के साथ बाइंड होता है तो आगे के जो स्ट्रक्चरल जीन्स होते हैं जेड वाई और ए, ये जीन 1 2 3 ऐसे करके आप इनको लिख सकते हैं। ये क्या करेंगे, रिप्रेसर बाइंड्स टू द ऑपरेटर रीजन एंड प्रिवेंट द आरएनए पॉलीमरेज फ्रॉम द ट्रांसक्राइबिंग द ओपेरॉन, यानी कि रिप्रेसर जो सिंथेसाइज हो रहा है वो आपके ओपेरॉन से बाइंड होगा या इससे ऑपरेटर से बाइंड होगा और आगे के जीन्स का सिंथेसिस नहीं होने देगा। अब बात करते हैं कि कोई भी आपके इंड्यूसर की प्रेजेंस में क्या होगा। तो इंड्यूसर की प्रेजेंस में क्या होगा, अगर कोई इंड्यूसर प्रेजेंट है और वो इस रिप्रेसर के साथ बाइंड करके कॉम्प्लेक्स बना लेता है, जिसको है ना ये इनएक्टिव कर देता है इसको, अब ये आगे जाके ऑपरेटर से बाइंड नहीं कर पाता, नहीं कर पाएगा, तो इसका मतलब है कि आरएनए पॉलीमरेज जो है आपका वो आगे मूव कर सकता है और एमआरएनए का फॉर्मेशन हो जाएगा, एमआरएनए से प्रोटीन बन जाएगी। तो जेड जीन जो होगा आपका वो बीटा गैलेक्टोसाइडेज बनाएगा, वाई जीन परमिएज बनाएगा, ए जीन जो है वो ट्रांस एसिटाइलेज जो है वो बनाता है। तो 3 एंजाइम्स आप पे प्रेजेंट है, बीटा गैलेक्टोसाइडेज, परमिएज है और ट्रांस एसिटाइलेज का ये प्रोसेस है। बीटा गैलेक्टोसाइडेज जो होता है वो लैक्टोज को यानी कि ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज को तोड़ देता है। ये लैक्टोज है, इसके अंदर यहाँ पे ग्लूकोज है और यहाँ पे गैलेक्टोज है, तो ग्लूकोज गैलेक्टोज को तोड़ देता है और इसको ग्लूकोज में सेपरेट कर देगा और गैलेक्टोज के अंदर अलग से सेपरेट कर देगा। तो इस तरीके से लैक्टोज के डिग्रेडेशन में हेल्प करता है। परमिएज एंजाइम जो मेम्ब्रेन की परमेबिलिटी है उसको इंक्रीज कर देता है ताकि ये एंटर कर सके, और उसके बाद में ट्रांस एसिटाइलेज जो होता है आपका वो एंजाइम जो होगा आपका ट्रांस एसिटाइलेज, वो आपके एसिटाइल ग्रुप के ट्रांसफर में काम में आता है। इस तरीके से जो है ये लैकोपेरॉन है। लैकोपेरॉन के अंदर नॉर्मल कंडीशन में लैकोपेरॉन ऑफ रहता है क्योंकि कंटिन्यूसली आई जीन का सिंथेसिस यानी प्रेशर का सिंथेसिस, ये सिंथेसिस फर्दर जाके आ जाता है आपका इस पूरे ऑपरेटर के ऊपर। नेक्स्ट आता है आपका ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट। तो ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट जो है वो है कि किसी भी ऑर्गेनिज्म के अगर आपको डीएनए सीक्वेंस पता है तो आप उससे एमआरएनए सीक्वेंस भी निकाल सकते हैं, आप उससे आगे जाके प्रोटीन की सीक्वेंस भी निकाल सकते हैं, और उनको निकालने के बाद में आपको ये पता लग जाएगा कि कौन से ऑर्गेनिज्म में किस तरह का म्यूटेशन रहता है। तो इसमें क्या किया जाता है, हमारी सेल से क्रोमोसोम आइसोलेट करके डीएनए आइसोलेट करके उसकी जो सीक्वेंस रहती है न्यूक्लियोटाइड्स की उनको मेजर किया जाता है ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट में। तो ये 1990 से लेकर 2003 तक जो है वो मेगा प्रोजेक्ट था और बहुत सारे कंट्रीज जिसमें इन्वॉल्व थे। एनआईएच के थ्रू यानी कि नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ यूनाइटेड स्टेट के थ्रू ये फंडिंग की गई थी। और इसका जो मेजर मोटोज जो थे इसके वो कौन कौन से थे, तो मेजर मोटो पहला इसका था कि सारे जीन जितने भी हैं ह्यूमन के उन सबको आइडेंटिफाई करना है। दूसरा है उन सबकी सीक्वेंस पता करनी है, ताकि उनकी सीक्वेंस पता होगी तो उनके एमआरएनए की सीक्वेंस भी पता होगी, और एमआरएनए की सीक्वेंस अगर पता होगी तो उसके बाद में आगे जाके प्रोटीन की सीक्वेंस भी आपको पता लगा सकते हो। और उस इंफॉर्मेशन को आपको स्टोर करना है डेटाबेस में, और बाद में उसके एनालिसिस के लिए टूल डेवलप करने हैं और ट्रांसफर करना है नॉलेज और टेक्नोलॉजी टू द अदर सेक्टर्स, जैसे हेल्थ है, फार्मास्यूटिकल्स है, रिसर्च वगैरह है इनके अंदर, और एड्रेस करना है एथिकल, लीगल और सोशल इशूज जो भी इसके अंदर आएंगे उन सबको आपको मेंटेन रखना है या फिर आपको उनको अच्छे से एड्रेस करके चलना है। नेक्स्ट जो आता है वो आता है आपका ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट जो है उसके अंदर कौन कौन सी 2 मेजर अप्रोचेस जो है वो ली गई थी। तो पहली अप्रोच तो देखो ये है कि एक्सप्रेस सीक्वेंस टैग, भाई जो जीन एक्सप्रेस होगा उस जीन का एमआरएनए बनेगा और उस जीन की प्रोटीन भी बनेगी। तो आपने क्या किया, एमआरएनए को आइसोलेट कर लो और उसको रिवर्स जो है उस ऑर्डर में उसको देख लो, तो जितने नंबर ऑफ एमआरएनए होंगे उतने नंबर ऑफ एक्टिव जीन्स प्रेजेंट होंगे। तो इसीलिए उन्होंने क्या किया है, एक्सप्रेस सीक्वेंस टैग में क्या किया जाता है कि फोकस्ड ऑन द आइडेंटिफाइंग द जीन्स दैट आर एक्सप्रेस एज आरएनए, यानी कि आपने एमआरएनए के तरह जो बनाएंगे तो आपने क्या किया, एमआरएनए ले लिया, एमआरएनए के अंदर एक्सोन 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 रहेंगे, उनको देख के आपने क्या बना लिया, सीडीएनए बना लिया। यानी कि अगर
मैंने आपको बताया था कि डीएनए से अगर आरएनए बनता है तो उसको हम ट्रांसक्रिप्शन बोलते हैं, और अगर आरएनए से वापस एमआरएनए से वापस अगर सीडीएनए डीएनए बनता है तो उसको हम रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन यानी कि रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम की हेल्प से ये बनाते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा कि इतना पूरा का पूरा सेट रहना चाहिए आपका, एक्सोन 1, एक्सोन 2, एक्सोन 3, ये सारा का सारा इसके अंदर आ जाता है। और आपने क्या किया, एक्सप्रेस सीक्वेंस टैग में जो एमआरएनए है आपने उन्हीं को टारगेट किया और उन्हीं से फिर आपने रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज के थ्रू सीडीएनए बना लिया। तो इस तरीके से आपने क्या किया है कि आइडेंटिफाई कर लिया। उसका हमें दूसरा आता है सीक्वेंस एनोटेशन। सीक्वेंस एनोटेशन क्या होता है, होल सेट ऑफ जीनोम कंटेनिंग ऑल द कोडिंग और नॉन कोडिंग पार्ट, उनके असाइनमेंट डिफरेंट रीजन्स के अंदर देख लिए विद इन द फंक्शंस। यानी कि आपने क्या किया कि एक्सोन 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 यानी कि जो एक्सप्रेसिंग पार्ट है उसको ना लेके बीच में एक्सोन इंट्रोन ये सारे देखो, इंट्रोन वाले पार्ट, एक्सोन वाले पार्ट, 5 प्राइम 3 प्राइम यूटीआर्स और प्रोमोटर सीक्वेंस, सब सारी सीक्वेंस को आपने क्या है इसके अंदर सीक्वेंस कर लिया है। तो इस तरीके से भी आप क्या कर सकते हैं, इसको हम बोलते हैं सीक्वेंस एनोटेशन। यानी कि आपने साइन बोर्ड लगा दिए कि ये रेगुलेटरी सीक्वेंस है, ये स्टार्टिंग सीक्वेंस है, ये इंट्रॉन्स है, ये एंड है, ये एक्सोन्स है, ये 5 प्राइम और 3 प्राइम यूटीआर्स है। तो अल्टीमेटली दो तरह की अप्रोचेस जो है वो पता लगा, आपको पता चल गई होगी, है ना। इसके अंदर इस स्लाइड में लिख रखा है, देखिए आप कि एक्सप्रेस सीक्वेंस टैग के अंदर सिर्फ उन्हीं को टारगेट किया जाएगा जो कि एमआरएनए बनाएंगे। एमआरएनए को पकड़ के आपने सीडीएनए बना लिया रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन से, और उसके बाद में सीक्वेंस एनोटेशन के अंदर पूरे के पूरे जीन को ही हम क्या करेंगे, देखेंगे। इसका जो प्रोसीजर होता है वो कैसा होता है, आइसोलेट कर लो डीएनए को, उसके हमें कन्वर्ट कर दो रैंडम फ्रेगमेंट्स में, रेस्ट्रिक्शन फ्रेगमेंट्स जो है रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से उसके फ्रेगमेंट बना दो, फिर बाद में होस्ट के अंदर क्लोन कर दो वेक्टर्स करके, एक टुकड़ा जो है वो आपने अलग अलग होस्ट में डाल दिया, उसके हमें सीक्वेंस एनोटेशन कर लो, है ना, सीक्वेंस ऑफ फ्रेगमेंट्स ऑटोमेटेड डीएनए सीक्वेंस है ये वाला कर लो, अरेंज द सीक्वेंस बेस्ड ऑन द ओवरलैपिंग रीजन्स, है ना, एक ओवरलैपिंग रीजन से ले लेके आपने क्या किया कि पूरी ये जो बेसिक सीक्वेंस होती है आपने ये बना ली। इसके बहुत सारे फ्रेगमेंट्स किए थे, इन फ्रेगमेंट्स को ऐसे अरेंज कर लो, इसका ओवरलैपिंग पार्ट इसके नीचे रहेगा ऐसे, है ना। तो ओवरलैपिंग पार्ट होगा इसका, जैसे मान लो कि इस सीक्वेंस का ओवरलैपिंग पार्ट है वो इसके इतने पार्ट से मैच करता है ना, ये वाली सीक्वेंस यहाँ से मैच करता है, यहाँ से स्टार्टिंग की सीक्वेंस है, और ये वाला पार्ट जो है ये इन दोनों को कनेक्ट करता है। तो ओवरलैपिंग सीक्वेंस मैच करके आप एक पर्टिकुलर सीक्वेंस जो है वो बना लोगे और उसको फिर कंप्यूटर डेटाबेस के अंदर स्टोर करके रख लेंगे। तो ये जो प्रोसेस होता है ये आपका ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट के अंदर लिया गया था, ये अप्रोच ली गई थी। ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट में इतने सारे क्रोमोसोम्स थे, 23 पेयर्स क्रोमोसोम्स होते हैं, उन सबको क्या है कि आइडेंटिफाई किया गया था। आइडेंटिफाई करने के बाद में इसके अंदर देखिए 24 क्रोमोसोम्स में 22 तो ऑटोसोम्स होते हैं, एक एक्स और एक वाई होता है। लास्ट सीक्वेंस जो क्रोमोसोम 1 की, क्रोमोसोम 1 जो होता है सबसे बड़ा होता है, लार्ज नंबर ऑफ जीन्स होता है, वो 2006 में कंप्लीट हुआ था। तो आपको ये ध्यान में रहना है कि 2003 में ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट ऑलमोस्ट कंप्लीट हुआ था, लेकिन 2006 में ये एंड जो है इसका बिल्कुल ऑफिशियली कंप्लीट हो चुका था। फिजिकल मैप्स इसके बना दिए गए थे रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस से, और ये सारे पूरे करके, और उसके बाद में यहीं पे नहीं रुके, आपने बैक्टीरिया को, यीस्ट को, प्लांट को, ड्रोसोफिला को, अलग अलग तरह के एरोब्डोसिस थैलियाना को, इन सब प्लांट्स को भी आपने क्या है अलग अलग प्रोजेक्ट्स में क्या किया था, उनके भी ह्यूमन जीनोम, उनके भी जीनोम प्रोजेक्ट्स आपने आइडेंटिफाई किए थे। इनके आउटकम्स क्या क्या आए थे, आउटकम्स आए थे कि 3164.7 बिलियन न्यूक्लियोटाइड्स बेस हैं, उनके अंदर जीन्स जो है वो हमारे अंदर ऑलमोस्ट 30,000 के आसपास जीन्स हैं, और एक जीन जो है उसमें 3000 बेसेस हैं। सबसे लार्जेस्ट जीन जो होता है वो एक्स क्रोमोसोम में डिस्ट्रोपिन का होता है, जो कि 2.4 मिलियन बेसिस का होता है। तो अल्टीमेटली आपने क्या किया, डीएनए के अंदर सीक्वेंस जो थी वो मेजर कर ली, मेजर करने के बाद में आपने पूरा इसको देख लिया, और फिर बाद में क्रोमोसोम्स का मैप जो है वो बना लिया ऐसे करके। तो ये जो है आउटकम्स हैं इसके अंदर, ऐसे आपको टोटल नंबर ऑफ जीन्स जो है वो 30,000 मिले, ठीक है, और एक्सपेक्टेड जो थे वो 1.5 लाख के आसपास थे, लेकिन मोस्ट ऑफ द पार्ट होता है ह्यूमन डीएनए का वो जंक रहता है, ठीक है ना। ये 99% पार्ट जो रहता है हमारे न्यूक्लियोटाइड बेसिस का वो सेम रहता है सभी पीपल्स में, क्योंकि ह्यूमन एक स्पीसीज है तो सारी स्पीसीज का डीएनए मैच करेगा। सिर्फ 0.1% जो होता है आपका वही क्या करेगा, एक दूसरे से डिफर करता है, और इसी के बेस पे एक पर्सन दूसरे पर्सन से वेरी करता है। फंक्शंस ऑफ द ओवर 50% जो जीन्स हैं उनके फंक्शंस जो है वो अननोन है। क्रोमोसोम्स जो क्रोमोसोम 1 जो होता है आपका फर्स्ट क्रोमोसोम, उसके पास में सबसे ज्यादा जीन है अराउंड 3000, और वाई क्रोमोसोम्स के पास में सबसे कम जीन है, क्योंकि साइज में भी ये छोटा रहता है। हमारी पूरे जीनोम का, पूरे डीएनए का और पूरे क्रोमोसोम्स का सिर्फ 2% पार्ट होता है, वही प्रोटीन को कोड करता है,
और 98% पार्ट होता है वो क्या होता है, जंक होता है। यानी कि हमारा 98% डीएनए जो है वो क्या है, जंक डीएनए है, वो किसी के भी काम में नहीं आता। वो आगे जाके अभी रिसर्च वगैरह चल रही है, उनमें उनको आइडेंटिफाई किया जा रहा है कि नॉन कोडिंग पार्ट्स होते हैं वो थोड़े थोड़े काम में आते हैं। और वेरी लार्ज पोर्शन होता है वो हमारा रिपीटेटिव सीक्वेंस से बना होता है। और ये जो सीक्वेंसेस होती है 1.4 मिलियन लोकेशंस जो होती हैं वो हमारी सिंगल बेस के अंदर ही डिफर करती है। जैसे इसके अंदर आप देखिए, इन सीक्वेंसेस के अंदर आप देखिए कि ये जो है, ये पूरा का पूरा आपका क्या है, ये सीक्वेंसेस जो है रिपीटेटिव सीक्वेंसेस आपको मिल रही है पूरी। GATA GATA GATA, किसी किसी के अंदर 8 बार हैं, किसी के अंदर जो है 9 बार हैं, किसी के अंदर 10 बार हैं। तो इस तरीके से क्या है कि ये सीक्वेंसेस जो होती हैं वो रिपीट करती हैं, पर्सन टू पर्सन वेरी करती हैं। नेक्स्ट जो आता है आपका, वो आता है कि डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। ये अलग जेफरी ने जो है साइंटिस्ट हैं, उन्होंने सबसे पहले क्या किया था, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग को डिस्कवर किया था। और इसके अकॉर्डिंग क्या है कि टू इंडिविजुअल्स की डीएनए जो होती है उनको मैच किया जाता है ऐसे। और किस तरीके से करेंगे वो मैं एक एक करके बताता हूँ। डीएनए के पास में क्या होता है, हमारी हाईली रिपीटेटिव जो सीक्वेंस मैंने बताई थी अभी, ये सब रहती है। पर्सन 1 के अंदर मान लीजिए कि 8 टाइम रिपीट है, पर्सन 2 के अंदर ये मान लीजिए 9 टाइम रिपीट है, उसके बाद में 10 टाइम रिपीट्स है। अब क्या होगा, जब रिपीटेटिव डीएनए सीक्वेंस जो होती है वो मेजर डीएनए तो यानी कि 99.9% डीएनए तो हमारा सेम है, वो डीएनए तो दोनों का ही मैच करेगा। लेकिन जो 0.1% डीएनए है उसको हम क्या बोलते हैं, आपका सैटेलाइट डीएनए या फिर बल्क डीएनए जो होता है, जो रिपीटेटिव डीएनए होता है वो हमारा, वो हम सेपरेट कर लेते हैं। बल्क डीएनए आपका है 99.9%, यानी कि जो 99.9% डीएनए है, ये आपका डीएनए जो है वो बल्क डीएनए है, ये सारे ह्यूमन का मैच करेगा। लेकिन जो 0.1% डीएनए रहता है आपका, ये डीएनए जो होता है ये आपका बल्क डीएनए ना होके ये रिपीटेटिव डीएनए है। और ये रिपीटेटिव डीएनए का जो मेजर पार्ट रहता है वो एज ए कैसे रहता है, सैटेलाइट डीएनए के अंदर रहता है। तो रिपीटेटिव डीएनए का मेजर पार्ट सैटेलाइट डीएनए का होता है। जब आप इसको सेंट्रीफ्यूज करते हैं तो मेजर पीक में जो बल्क डीएनए है वो नीचे की तरफ आ जाता है, फिर बैंड्स आते हैं सैटेलाइट डीएनए के। इन बैंड्स को आप सेपरेट कर लेते हैं और यही बैंड्स बाद में आपके आइडेंटिफिकेशन में काम में आते हैं। अब सैटेलाइट डीएनए जो होगा वो क्लासिफाई हो सकता है आपके माइक्रो सैटेलाइट्स में, या फिर आपका हो सकता है आपके मिनी सैटेलाइट्स में। तो माइक्रो सैटेलाइट्स और मिनी सैटेलाइट ये क्या होता है, बेस्ड ऑन द कंपोजिशन ऑफ एटी रीच, लेंथ ऑफ द सेगमेंट्स, नंबर ऑफ रिपीटेटिव। माइक्रो के अंदर आप देख रहे हैं, ठीक है ना, माइक्रो सैटेलाइट जो होते हैं वो छोटे छोटे रहते हैं, इनका जो साइज है वो एकदम बिल्कुल छोटा छोटा है। और जो मिनी सैटेलाइट्स होते हैं वो थोड़े से लार्ज पोर्शंस होते हैं, वो 4 टाइम रिपीट्स रहते हैं, वेरिएबल नंबर ऑफ टेंडम रिपीट्स इनको हम बोलते हैं। और जो वेरिएबल नंबर ऑफ टेंडम रिपीट्स का मतलब है कि एक ही सीक्वेंस बार बार रिपीट हो रही है। इनके अंदर क्या होता है, छोटी सीक्वेंस बार बार रिपीट होती है, तो ये शॉर्ट टेंडम रिपीट्स होते हैं। तो इस तरीके से क्या है कि VNTR जो होते हैं आपके, VNTR वो मिनी सैटेलाइट से बिलोंग करते हैं, और STR जो होते हैं वो आपके माइक्रो सैटेलाइट से बिलोंग करते हैं। आप जो है डीएनए फिंगरप्रिंटिंग कैसे करेंगे, सबसे पहले पर्सन का डीएनए आइसोलेट कीजिए, उसके बाद में डाइजेशन ऑफ द डीएनए बाय द रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस, उसको छोटे छोटे फ्रेगमेंट्स में कट कर दीजिए। उन सारे फ्रेगमेंट्स को इलेक्ट्रोफोरेसिस से, उन सारे फ्रेगमेंट्स को आपने क्या किया, आइसोलेशन कर लिया, डाइजेशन कर दिया, उन फ्रेगमेंट्स को इलेक्ट्रोफोरेसिस से सेपरेट कर लिया। सेपरेट करने के बाद में मेम्ब्रेन, नाइट्रोसेलुलोज की मेम्ब्रेन पे इसको ट्रांसफर कर देंगे, और उसके बाद में जो आपके रेडियो एक्टिव प्रोब्स रहते हैं उनके साथ में हाइब्रिडाइज करवाएंगे। तो मान लीजिए रेडियो एक्टिव प्रोब्स क्या होते हैं, जैसे मान लीजिए कि एक सीक्वेंस है ए 5 बार ए जो है एक सीक्वेंस है, इससे जो रेडियो एक्टिव प्रोब हिट करेगा वो आपका करेगा टी 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 टी, यानी कि हमें दोनों में से अगर कोई से भी स्ट्रैंड की सीक्वेंस हमें पता है तो उस केस के अंदर हम क्या कर सकते हैं, ये आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि नेक्स्ट दूसरा जो कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड है उसकी सीक्वेंस क्या है। तो वही कॉन्सेप्ट यहाँ पे यूज होता है। जो डीएनए की अगर सीक्वेंस ए है, तो अगर मान लो कि उसके जब रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से आपने फ्रेगमेंट्स किए हैं, तो उससे जो आके हिट करेगा वो कौन सा सीक्वेंस आके हिट करेगा, टी वाला जो रेडियो एक्टिव प्रोब है वो उसके ऊपर आके हिट करेगा, जो कि ऑटो रेडियोग्राफी से आप डिटेक्ट कर सकते हो। करने के बाद में ये एक एग्जांपल है, देखिए कि ये जो एक मदर है और ये जो है चाइल्ड का डीएनए है। अब इसके जो है 3 फादर जो है वो सस्पेक्टेड है कि इस जो चाइल्ड है इसका इन तीनों में से कौन इसका बायोलॉजिकल फादर है। तो आप देखिए कि मदर से तो जो बैंड आ रहा है ना, जो मदर से, अब जहाँ पे मदर का बैंड है वहीं पे बेबी में भी बैंड रहेगा। देखिए ये मदर का बैंड है, इसी जगह पे ये रहा, है ना, ये मदर का बैंड है, ये रहा। तो ये मदर के बैंड्स जो हैं ये आपको यहाँ पे देखिए
तो हाफ डीएनए आपका किससे मैच करेगा, फादर से मैच करेगा, और हाफ डीएनए आपका मदर से मैच करेगा। अब देखिए फादर, तो ये वाला जो बैंड है ये किसने कंट्रीब्यूट किया है, इस वाले फादर ने, यहाँ भी था, तो इन दोनों में से कोई हो सकता है। इसका बैंड तो ऊपर है तो ये तो फादर नहीं है। उसके बाद में नेक्स्ट जो आता है ये बैंड आता है, ये बैंड मदर से कंट्रीब्यूट हो गया, तो फादर में आपको नहीं मिलेगा। नेक्स्ट आप देखिए उसके बाद में कि ये जो दो बैंड है आपके, ये दोनों बैंड जो हैं इस वाले फादर से मैच करते हैं। उसके बाद में आगे वाला ये देखिए, ये जो है आपके इससे मैच करेगा, ये वाला एक्स्ट्रा आ गया, और ये जो होता है आपका नीचे नीचे वाला ये भी मैच कर रहा है। इसका मतलब है कि जो पर्सन वन जो है, ये पर्सन वन जो है वही क्या है, इसका बायोलॉजिकल फादर है, क्योंकि ऑलमोस्ट इसका जो डीएनए के बैंड्स हैं वो कौन से पर्सन से मैच कर रहे हैं, फादर वन से मैच कर रहे हैं। ये जो है इजी क्वेश्चंस आते हैं ऐसे, आपको क्या है कि मार्क्स 100% देके आते हैं, इसमें गलती होने के चांसेस बहुत कम होते हैं, क्योंकि आपको बस ये देखना होता है कि हाफ डीएनए इन तीनों में से किसका मैच हो रहा है, तो इजी हो जाता है बिल्कुल ऐसे। जैसे कि मान लीजिए कि यहाँ पे आप ये वाला बैंड है, ये वाला बैंड है, तो ये यहाँ पे आ रहा है ना, ये आ रहा है, तो इस तरीके से क्या है कि ये दो बैंड इन दोनों में नहीं है, लेकिन ये दोनों बैंड यहाँ आ रहे हैं, तो अल्टीमेटली क्या है, इस तरीके से जो है काम में ले सकते हैं। इनके जो एप्लीकेशंस होते हैं वो कौन से होते हैं, फॉरेंसिक टूल्स में, पैटर्निटी, रेप केस, मर्डर केस को सोल्व करने में, फॉर द डायग्नोसिस ऑफ द जेनेटिक डिसऑर्डर्स में, फॉर ट्रीटमेंट ऑफ द फाइलोजेनेटिक स्टेटस ऑफ द एनिमल्स, और उसके अलावा पॉपुलेशन एंड जेनेटिक डाइवर्सिटीज को आइडेंटिफाई करने में इनको हम यूज में ले सकते हैं। तो ये जेनेटिक, ये आपका एक एग्जांपल है जिसके अंदर आपने देखा कि किस तरीके से इन फॉरेंसिक ट्रीटमेंट। ये दूसरा एग्जांपल है, इसके अंदर क्या है कि ये जो सी है आपका, ठीक है ना, आपको क्या करना है कि डीएनए इंडिविजुअल ए और इंडिविजुअल बी में से आपको इसमें से देखना है कि इसमें डीएनए जो है वो ऑलमोस्ट किसमें मैच करता है। तो आप देखिए ए वाला जो बैंड है उसमें प्रेजेंट नहीं है, लेकिन जो बी वाले बैंड्स हैं वो इसके अंदर प्रेजेंट रहते हैं। तो इसका मतलब होता है क्राइम विद द हेल्प ऑफ द डीएनए फिंगरप्रिंटिंग, यानी क्राइम सीन पे आपको जो सैंपल मिला था, चाहे वो हेयर मिला हो, चाहे ब्लड सैंपल मिला हो, चाहे स्किन का टिश्यू मिला हो, तो उससे जो डीएनए निकाला था वो डीएनए इन दोनों क्राइम सस्पेक्ट्स में से, इन दोनों पे आपको डाउट है कि इनमें से कोई था, तो आप इन दोनों का डीएनए लीजिए और यहाँ पे डीएनए टेस्टिंग करवा लीजिए, तो ये एग्जैक्टली इससे मैच करेगा। इस तरीके से क्या है कि पूरा का पूरा जो है आपको पता लग जाता है, और इस तरीके से जो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग आपके काम में आती है। तो ये था हमारा जो पार्ट 2 मोलिकुलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस का। इसके अंदर हमने ट्रांसलेशन का प्रोसेस है, उसके अलावा ओपेरॉन कॉन्सेप्ट है, और उसके अलावा डीएनए फिंगरप्रिंटिंग, ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट्स, और ये सारे टॉपिक कवर कर लिए हैं। इससे जो नेक्स्ट चैप्टर आएगा आपका वो आपको नेक्स्ट लेक्चर्स में मिल जाएगा। तो तब तक के लिए देखते रहिए समर्थ एग्जाम प्रेप पे, आप बने रहिए। थैंक यू वेरी मच।